हेलो एंड वेलकम टू सुपरग्रेड्स। केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है बायोमोलिक्यूल्स। ये आपके बोर्ड्स में भी बहुत इमेंस ऑफ इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों, और साथ में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफी स्कोरिंग रहता है। तो हम आज एनसीईआरटी की एक एक लाइन देखेंगे, क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब हम देखेंगे। आज हम 1 घंटे के अंदर अंदर कोशिश करेंगे कि हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाए। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बेटा शुरू से लेके एंड तक बने रहो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद बायोमोलिक्यूल्स में आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। बायोमोलिक्यूल्स की मैं अगर बात करूं तो बेटा नाम से है वो मॉलिक्यूल्स जो बायोलॉजिकल लाइफ में हम लोगों को काम आते हो, उनको हम बोलते हैं बेसिकली बायोमोलिक्यूल, जो हमें पढ़ने हैं। अब हम इतने बड़े पैदा तो नहीं हुए थे, हम छोटे से पैदा हुए थे। तो हम छोटे से लेकर इतने बड़े कैसे हो गए? तो बेटा वो हम ऐसे हुए कि हमने हमारे हमारे सेल का डिवीजन हुआ, हमारी बॉडी में टिश्यूज डेवलप हुए, सेल्स डेवलप हुए, सेल्स का डिवीजन होता गया। और वो कैसे होता गया? हमें एनर्जी मिलती गई। एनर्जी कहाँ से मिली? एनर्जी मिली बेटा हमको जो हमने फूड खाया। और वो फूड हमने क्या इनटेक करा है? हमने इनटेक करा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, फैट, एंजाइम्स हमने लिए हैं, आपके न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स और हॉर्मोन्स। इनके बारे में ही हमें इन चैप्टर में पढ़ना है। लिपिड और फैट के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी केमिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। अगर आप आगे केमिस्ट्री एज अ स्ट्रीम चूज करते हो तो बेटा बायो केमिस्ट्री सबसे बेस्ट बुक है अपने वर्ल्ड की, लेनिंजर। वहां पर आप लिपिड का बारे में पढ़ोगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेटा, देखो बायोमोलिक्यूल की पहली ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिविंग सिस्टम इज दैट विच इज कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक। अब भाई हम लोग जो भी हैं, हम बने किससे हैं बेटा? एलिमेंट से। कितने एलिमेंट पाए जाते हैं हमारे पूरे अर्थ पर? 118 एलिमेंट हमने अभी तक फाइंड आउट कर लिए हैं। पहला हाइड्रोजन, और 118 हो गया बेटा आपका ओजी, ओगेनिसॉन। तो हम बने इसी से ही हैं। ठीक है। फिर आता है बेटा बायोकेमिस्ट्री। ये मैंने अभी बुक का नाम लिया था, बायोकेमिस्ट्री। तो लिविंग सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स like carbohydrate, protein, nucleic acid, lipids, etc. प्रोटीन आर का एंड कार्बोहाइड्रेट आर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आर फूड जो हम खाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करें बेटा, तो नाम से है कार्बोहाइड्रेट, मतलब मैं बोल सकता हूं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कार्बोहाइड्रेट। क्या बोल सकता हूं बेटा? मैं बोल सकता हूं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब अगर आप एग्जांपल देखो, देखो यहां लिखा हुआ है कि इसका जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O जनरल फॉर्मूला क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का बेटा? जनरल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का CxH2O, CxH2O। ठीक है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कार्बोहाइड्रेट। अब बेटा कुछ ऐसे भी हैं जो इस CxH2O फॉर्मूले को सेटिस्फाई तो करते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। से फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड की अगर बात करूं बेटा, तो वो होता है CH3COOH। तो मैं उसको लिख सकता हूं किस फॉर्म में? C2 और H2O का आपका हो जाएगा H2O का ट्वाइस। ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले में फिट तो बैठ रहा है, लेकिन हम जानते हैं एसिटिक एसिड क्या हमारा कार्बोहाइड्रेट है? नहीं है। वैसे ही कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट हैं तो, लेकिन इस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठते। जैसे बेटा रेमनोज एग्जांपल हो गया, देखिए रेमनोज एग्जांपल हो गया C6H12O5। ठीक है। वो इस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठता, लेकिन उसके बाद भी वो कार्बोहाइड्रेट है। तो बेटा आज की डेट में हम कैसे बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कार्बोहाइड्रेट्स। और वो कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट होते हैं उनको हम बोलते हैं शुगर। लेकिन बेटा सारे कार्बोहाइड्रेट स्वीट हों ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि नीम और करेला जो है वो कड़वे होते हैं, लेकिन वो हैं उनके अंदर होता कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो बेटा इसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला बोला गया मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड, मोनो मतलब सिंगल, मतलब इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस इनका पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। तो अबाउट 20 मोनोसेक्राइड्स आर नोन टू अकर इन आर नेचर। एग्जाम्पल हो गया बेटा इसका राइबोस, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एरिथ्रोज,
डीऑक्सीराइबोज, ये सब ये हम पढ़ेंगे अभी हम, है ना। फिर आता है बेटा ओलिगोसेक्राइड। मैंने क्या कहा था, मोनोसेक्राइड में इनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, लेकिन बेटा ओलिगोसेक्राइड में, ओलिगोसेक्राइड्स जो होते हैं वो हाइड्रोलाइज होते हैं अप टू 10 मोनोसेक्राइड्स तक में। अगर मान लो वो टूट रहे हैं, 2 मोनोसेक्राइड दे रहे हैं आपको, तो आप बोलना उनको वो हैं डाइसेकेराइड। क्या बोलोगे बच्चों को, क्या है, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड का सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया बेटा लैक्टोज ले लो, मिल्क शुगर है। लैक्टोज आपकी क्या है, मिल्क शुगर है, वो ब्रेक होती है बेटा ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। आप ले लो बेटा माल्टोज। माल्टोज जो है बेटा वो माल्ट शुगर कहलाता है, विस्की, लिकर्स, इन सब से ही बनते हैं। ठीक है, इसको आप ले लो, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ब्रेक होता है। आप ले लो बेटा सुक्रोस। सुक्रोस को हम बोलते हैं बेटा केन शुगर, शुगर केन में पाया जाता है। ये आपका हाइड्रोलाइज होकर देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, तो जो 2 मोनोसेक्राइड्स देंगे वो डाइसेक्राइड, 3 वाले ट्राइसेक्राइड, 4 वाले टेट्रासेक्राइड, इसी तरीके से इसके एग्जांपल्स हैं। अब आगे देखो बेटा, अगर 10 मोनोसेक्राइड तक टूट रहा है तब तो हम ऑलिगोसेक्राइड बोल देंगे, लेकिन अगर कोई मोर देन 10 या लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स में टूट रहा है तो हम बोलते हैं उसको पॉलीसेक्राइड। और बेटा पॉलीसेक्राइड के बेस्ट एग्जांपल्स आते हैं आपके स्टार्च। ठीक है, स्टार्च 2 टाइप में पाया जाता है बेटा, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के फॉर्म में। अभी हम इसी चैप्टर में इसको आगे पढ़ेंगे, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। फिर सेल्यूलोज एक और एग्जांपल है बेटा उसका। फिर आपका ग्लाइकोजन, इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। और बेटा ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं। ये सब क्या है बेटा, ये सारे ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं। अब रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट की बात आती है। बेटा रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट हम किनको बोलते हैं, ऑल दोस कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूसेस failing solution in tolerance reagent are referred to as reducing sugar, and all monosaccharide whether aldose or ketose are reducing sugars। फर्क नहीं पड़ता बेटा कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है या आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, सबके सब क्या होते हैं, जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो आपके रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन किसका बेटा, मोनोसेक्राइड्स के बारे में। तो मोनोसेक्राइड को बेसिकली क्लासिफाई करा गया है नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर, और उनके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इस बेसिस पर। जैसे से फॉर एग्जांपल बेटा मान के चलो, अगर एक मोनोसेक्राइड 3 कार्बन का है तो उसको बोलना वो है ट्रायोज, 4 वाला हम बोल देंगे टेट्रोज, 5 वाले को पेंटोज, 6 वाले को हेक्सोज, 7 वाले को हेप्टोस, इस तरीके से। ठीक है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए तो बोल देना बेटा क्या, एल्डो ट्रायोस, कीटो ट्रायोस, एल्डो टेट्रोस, कीटो टेट्रोस, इस टाइप से हम आगे बढ़ेंगे। अब आता है बेटा हमारे पास में ग्लूकोज। तो बेटा ग्लूकोज के कुछ नाम हैं जो आपको याद होने जरूरी हैं, वो मैं आपको एकदम से यहीं पर ही एक साथ बता देता हूं ताकि अपना डाउट पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए। ग्लूकोज को बोलते हैं बेटा, ये राइप्ड ग्रेप्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बेटा, राइप्ड ग्रेप्स, मतलब पके हुए अंगूरों में पाया जाता है आपका ग्लूकोज। तो अगर कोई आपका दोस्त बेहोश हो जाए कमजोरी की वजह से, उसने खाना नहीं खाया है, तो उसके मुंह में क्या डाल देना है आपको, बहुत सारे आपको पके हुए अंगूर उसको खिला देने हैं। ठीक है, राइट जैसे पाया जाएगा। ब्लड शुगर बोलते हैं बेटा इसको, ब्लड शुगर बोलते हैं। आपने सुना होगा ग्लूकोज जब बढ़ जाता है बॉडी में और इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा होता है हमारी बॉडी का, पेनक्रियास जब ठीक से काम नहीं कर रही होती है तो डायलिसिस पे चढ़ाया जाता है। ठीक है, ब्लड शुगर बोलते हैं क्योंकि ब्लड में पाया जाएगा। इसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं बेटा, और इसको डेक्सट्रोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ये इसका सॉल्यूशन जो है वो लाइट को आपका क्लॉकवाइज टर्न कर देगा। ठीक है, इसको बोला जाता है बेटा फिर एल्डो हेक्सोज है ये। अब एल्डो हेक्सोज इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें बेटा एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है और 6 कार्बन का मोनोसेक्राइड है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको बेटा पायरेनोज भी बोलते हैं। और पायरेनोज क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये पायरेन रिंग को रिजेंबल करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
इसकी प्रिपरेशन पढ़ते हैं ग्लूकोज की। पहले बनाएंगे बेटा हम सुक्रोज से, जिसको हम केन शुगर बोलते हैं, है ना। तो जब आप सुक्रोज को बॉईल करोगे डाइल्यूट HCl और H2SO4 सॉल्यूशंस में, तो बेटा सुक्रोज आपका ब्रेक हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। अगर आप ध्यान दो तो सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11 प्लस वाटर। जब ब्रेक हो जाएगा ये बनाएगा C6H12O6, यहाँ पर भी C6H12O6, एक ग्लूकोज दूसरा फ्रक्टोज। फिर आता है बेटा स्टार्च, स्टार्च इज C6H10O5, ठीक है। इस ये पॉलीमर है एक N, इसलिए N नंबर लिखा हुआ है। और जितना जितने का के पॉलीमर रहेगा उतने ही वाटर मॉलिक्यूल लेकर आ जाओ। अराउंड 393 केल्विन, 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास में बेटा ये बना लेगा N नंबर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। आगे आ जाओ बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं। तो ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है और डेक्सट्रोज भी है बेटा, ये मैं बता चुका हूँ। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज एंड इज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज, क्योंकि एक्सोरोटेटरी है, क्लॉकवाइज लाइट को वो डेविएट करता है। अब इसकी कुछ रिएक्शंस है इंपॉर्टेंट। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज को तो पता है हमें, C6H12O6 होता है, और ये रहा बेटा उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर आप इसको HI से रिएक्ट करवाओगे तो HI का फंक्शन ही ये होता है बेटा, भले ही एल्डिहाइड हो, भले ही आपका एल्कोहल ग्रुप हो, ये जितने कार्बन है उतने कार्बन की एल्कीन बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 कार्बन थे तो N हेक्सेन बन जाएगा, ठीक। आगे देखो, ग्लूकोज रिएक्ट करेगा बेटा हाइड्रोक्सिल अमीन से। कैसे करेगा ये समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, ध्यान दो। एक हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पर, ये इस तरीके से CHO, फिर आपके पास में क्या है यहाँ पर CHOH, ये है आपके पास में 4, और आखिरी में नीचे होता है CH2OH, CH2OH। तो बेटा जब हाइड्रोक्सिल अमीन आएगा तो NH2OH क्या बाहर कर देगा बेटा, वो इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल पूरा बाहर कर देगा, और C डबल बॉन्ड NOH आके जुड़ जाएगा, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर आप इसको HCN से रिएक्ट करवाओगे, तो HCN से रिएक्ट करवाओगे तो कैसे करेगा वो भी समझा देता हूं बेटा मैं आपको, ध्यान दो। चलो देखो, H और CN। अब मुझे इतना तो पता है बच्चों कि सर जो CN होता है वो होता है पार्शियल नेगेटिव, H होता है सर पार्शियल पॉजिटिव। तो बेटा ऑपोजिट साइड मूव करवाना है। कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे, तो वो बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन जाएगा बेटा इस ऑक्सीजन के पास, CN जाएगा बेटा इस कार्बन के पास, ठीक है। तो ऐसे ये क्या बना लेगा, साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन ये बना लेगा। आगे अगर हम बात करें बेटा ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कैसे करवाओगे, तो बेटा ब्रोमीन वाटर होता है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो एल्डिहाइड ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। तो ग्लूकोज से बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। अब अगर आपको, अच्छा ये ब्रोमीन वाटर का टेस्ट होता है बेटा ये डिटरमाइन करने के लिए कि अगर जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो आपका एक्चुअल में प्रेजेंट क्या था, एल्डिहाइड था। तो ब्रोमीन वाटर को हम इस तरीके से यूज करते हैं इसको पहचानने के लिए। अब अगर आपको पहचानना है साहब आपके ग्लूकोज में OH ग्रुप है कि नहीं है, तो वो आप कैसे पहचानोगे, जब हम ग्लूकोज को रिएक्ट करवाएंगे बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड से, हम तब पहचान जाएंगे कि ग्लूकोज के अंदर क्या था, एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ध्यान दो कैसे, अपन इसकी रिएक्शन करके देख लेते हैं बेटा, ध्यान दो। CHO, CHOH, ये 4 थे, ठीक है। फिर नीचे क्या था बेटा, CH2OH था नीचे, ये हो गया बेटा CH2OH। इसको आप रिएक्ट करवा दीजिए बेटा 5 एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। क्या होगा समझा रहा हूं, ध्यान दो बेटा, ये 5 CH3COOH बाहर हो जाएंगे और O पर ये COCH3 आकर जुड़ जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पर एक नीचे। तो एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप इज स्पेसिफिकली used to detect the presence of OH group in the glucose। आगे देखो बेटा, अगर हम आगे देखें, अगर आप ग्लूकोनिक एसिड को आगे जाकर नाइट्रिक एसिड से एक बार और रिएक्ट करवा दो, किससे,
नाइट्रिक एसिड HNO3, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है सैकेरिक एसिड। ये नीचे वाला CH2OH कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें, COOH में। आई बात समझ में? चलो, पर अगर कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन बोल दे कि भाई मैंने ग्लूकोज पे ही डाल दिया डायरेक्ट, मेरे पास में जो ग्लूकोज था मैंने डायरेक्ट उसी पे ही डाल दिया HNO3, तो क्या बनाएगा, ग्लूकोनिक एसिड की सैकेरिक एसिड, तो बेटा वो बनाएगा डायरेक्ट सैकेरिक एसिड। ठीक है। अब इस स्पेशल अरेंजमेंट कैसे होता है बेटा, फिशर प्रोजेक्शन, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। अभी फिशर बता दूंगा, फिर मैं आपको हैवॉर्थ स्ट्रक्चर बता दूंगा, ग्लूकोज का किस तरीके से बनता है। चलो ध्यान दो, ध्यान दो बेटा, ये हमारा ग्लूकोज का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ओपन चेन स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं। ठीक है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है बेटा, ध्यान देना। अगर आप देखोगे तो सब मैंने थर्ड पोजीशन पर H और OH की पोजीशन अलग कर दी है, और बाकियों में मैं ऐसी पोजीशन अलग नहीं कर रहा हूं। बेटा ये ध्यान रखने वाली चीज है कि भैया ग्लूकोज में थर्ड कार्बन पर HOH की पोजीशन ऑपोजिट रहती है टू अदर। अब अगेन बेटा, ये बन गया फिशर का स्ट्रक्चर। अब हम बनाने की कोशिश करेंगे हैवॉर्थ स्ट्रक्चर इसी से। कैसे, तो ध्यान दो, कार्बन ऑक्सीजन में बेटा कौन ज्यादा नेगेटिव, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज्यादा ऑक्सीजन, तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, उस पर ये लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसने चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो यहां पर क्या बचा बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल बचा। अब ये हाइड्रोजन चलेगा और उसके लोन पेयर को जाकर एक्सेप्ट कर लेगा, और ये वाला बॉन्ड जो है बेटा, ये इस वैकेंट ऑर्बिटल में आकर चला जाएगा, तो ये इसके कार्बन के साथ में ये बॉन्ड बना लेगा। ठीक, कैसा दिखेगा ये स्ट्रक्चर, अपन फिर इसको बना लेते हैं। नीचे देखो, COH, CHOH, 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 CH, फिफ्थ कार्बन है उसके पहले नीचे वाला बना लेता हूं मैं, CH2OH। बेटा फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में ऑक्सीजन एटम के थ्रू जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन। ठीक है, ये बन गया हमारा क्लोज चेन स्ट्रक्चर, इसको आप बोल सकते हो। अब इससे हैवॉर्थ स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे पहले नंबरिंग कर लेते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6। अब बनेगा हैवॉर्थ, देखो देखो, अपन ऐसे ही बनाएंगे बेटा, 6 कार्बन का है ना पूरा, अपन पूरा ऐसा 6 कार्बन का बनाएंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है बेटा, ग्लूकोज कभी भी शिफ्ट टेस्ट और सोडियम बाइसल्फाइड से टेस्ट नहीं दिखाता है, इसको मत भूलना, क्योंकि ये PYQ भी है और कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या नहीं दिखाता है ग्लूकोज, ग्लूकोज NaHSO3 से, सोडियम बाइसल्फाइड से, और ग्लूकोज शिफ्ट टेस्ट नहीं दिखाएगा। फिर भले ही उसके पास में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तब भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, और वो जो पेंटा एसीटेट अपन ने जब एसिटिक एनहाइड्रेट से रिएक्ट करवाया था ग्लूकोज को, वो भी रिएक्शन नहीं दिखाएगा बेटा, किसके साथ में, NH2OH के साथ में रिएक्शन नहीं दिखाएगा। चलो देखो, अब अपन इनकी भी नंबरिंग कर देते हैं बेटा। देखो, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। मैंने कहा था फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में ये ऑक्सीजन एटम्स जुड़ा है, सेम इधर बना दे रहा हूं, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। अब पहले कार्बन पे क्या है बेटा, HOH, बना देते हैं HOH। दूसरे पर भी क्या है बेटा, HOH। तीसरे पर भी HOH है लेकिन पोजीशन ऊपर नीचे है। चौथे पर भी HOH। पांचवे पे बेटा एक H जुड़ा हुआ है, और छठवां कार्बन जुड़ा है उससे, CH2OH। ठीक, अब सिमिलरली बेटा मैं यहां पे बना दे रहा हूं, HOH, HOH, HOH। मैं जान रहा हूं भी आप क्या बोलोगे,
कि सर ये समझ में नहीं आया, मतलब आप ऐसा कर क्यों रहे हो? आपने सब कुछ सेम टू सेम तो बनाया है, लेकिन आपने बस फर्स्ट कार्बन पर यहां पर OH ग्रुप रखा नीचे, और यहां फर्स्ट कार्बन पे आप OH ग्रुप ले आए ऊपर। तो ये दो ग्लूकोस ऐसे अजीब से कैसे बन रहे हैं? बेटा इस ग्लूकोस को बोलते हैं अल्फा ग्लूकोस, और इस वाले ग्लूकोस को बोलते हैं बीटा ग्लूकोस। ठीक है? जब फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप ऊपर रहेगा तो हम नाम देंगे बेटा उसको बीटा ग्लूकोस, और जब फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप नीचे रहेगा तो हम नाम देंगे बेटा उसको अल्फा ग्लूकोस। ये आपके हेवॉर्थ ने स्ट्रक्चर्स दिए थे, ठीक है? इनको हेवॉर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं, और चूंकि ये एक तरीके का आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे का एनोमर बोलते हैं बेटा। क्या है ये? एक दूसरे के एनोमर्स। ठीक है? और इनका इंटर कन्वर्जन जो है एक दूसरे में, अगर ये इंटर कन्वर्टेड हो जाएं, एक दूसरे में बदल जाएं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा म्यूटा रोटेशन। और ऐसी सी ही रिंग दिखती है पायरेन रिंग, इसलिए ग्लूकोज को बोलते हैं पायरेनोज स्ट्रक्चर। ये देखो यहां दिया हुआ है, ये अपन ने जो पढ़ा ना बेटा पूरा, ये पूरा यहां पढ़ा अपन ने, देखो फर्स्ट कार्बन पर अगर OH ग्रुप नीचे है तो अल्फा, OH ग्रुप ऊपर आ गया तो बीटा ग्लूकोज। ठीक है? और पायरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये एक दूसरे का एनोमर है, और इंटर कन्वर्जन को बोलते हैं बेटा क्या? म्यूटा रोटेशन। अब कैसे बनता है अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज, तो वो भी जान लेते हैं बेटा। तो यहां लिखा हुआ है देखो, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, उसको आप क्रिस्टलाइज करवाओगे तो बनेगा आपका अल्फा ग्लूकोज। वहीं बीटा फॉर्म बनेगा बेटा ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अगर हॉट कंसंट्रेटेड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन है तो बनेगा बेटा आपका बीटा फॉर्म, नहीं तो बनेगा आपका कंसंट्रेटेड से अल्फा फॉर्म। ठीक है? और जो मैंने आपसे कहा था कि ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट एंड इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बाइसल्फाइड कंपाउंड एडिशन प्रोडक्ट डिस्पाइट इट इज हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप। और मैंने आपको ये भी बताया था बेटा, पेंटा एसीटेट ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामीन इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। ठीक है? तो बेटा here comes the end of glucose। अब आता है आपका फ्रक्टोज क्या होता है। ठीक है? तो अगर हम बेटा फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी ग्लूकोज जैसा सेम टू सेम है, वो भी C6H12O6 है। तो सर ग्लूकोज फ्रक्टोज में फिर अंतर क्या रहा ये बता दीजिए। मतलब ग्लूकोज भी C6H12O6 था, फ्रक्टोज भी C6H12O6 है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? मैं बताता हूं बेटा, देखो डिफरेंस क्या है। होता क्या है बेटा, ये एक कीटो हेक्सोस शुगर है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था, इसमें क्या रहेगा? कीटो ग्रुप रहेगा विथ अदर OH ग्रुप्स। ठीक है? कीटोन ग्रुप रहेगा। स्ट्रक्चर ये बना हुआ है बेटा हमारे पास में CH2OH, C डबल बॉन्ड O, HOH 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 CH2OH। ये फ्यूरेनोज कहलाता है, फ्यूरेनोज इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि ये फ्यूरेन रिंग को रिजेंबल करता है, फ्यूरेन रिंग को रिजेंबल करता है, इसलिए बोलते हैं इसको क्या? फ्यूरेनोज। ठीक है? आगे अगर हम बात करें बेटा, सेम हम जब इसको बनाएंगे, इसका भी हैवॉर्थ स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो बेटा ये वाला बॉन्ड उठ के कहां शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन पे, और फिफ्थ कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा और वो इस ऑक्सीजन को OH बना देगा सेकेंड वाले को। ठीक है? और सेम जो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हुआ है, इस O और H के बीच का बॉन्ड उनके बीच में क्या बना लेगा बेटा? बॉन्ड बना लेगा। तो जैसे देखो, अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी ग्लूकोस, और सॉरी फ्रक्टोस, अल्फा डी फ्रक्टोस बीटा डी फ्रक्टोस। अगर आप ध्यान दोगे बेटा, अल्फा कब बोलेंगे? जब OH ग्रुप हमेशा सेकेंड पोजीशन पे नीचे है, और वहीं सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप ऊपर आ जाएगा तो बोल देंगे बीटा डी फ्रक्टोस। सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, वहां पर हम फर्स्ट पोजीशन को देखते थे, यहां पर बेटा हम सेकेंड पोजीशन को कंसीडर करेंगे। ठीक है? और ये इसका हैवॉर्थ स्ट्रक्चर है, ये तो अपन जान ही चुके हैं। फ्रक्टोज भी खत्म होता है, अब आता है बेटा मोनोसेक्राइड के बाद में डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड बेटा कब कैसे बनते हैं? जब दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
और वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को बोलते क्या क्या होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? तो बेटा जब वाटर का रिमूवल होता है और ऑक्साइड लिंकेज से जब दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ जाएंगे बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उस टाइप के लिंकेज को बोलेंगे हम लोग क्या बेटा? आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है। अब मतलब ध्यान क्या रखना है, कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सुक्रोज, वैसे तो है बेटा सुक्रोज अपने आप में एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। सुक्रोज क्या है अपने आप में? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और वो जब हाइड्रोलाइज होता है तो बेटा वो उसके सॉल्यूशन में क्या क्या आ जाएगा? उसके सॉल्यूशन में आएगा ग्लूकोज जो कि है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और आएगा बेटा फ्रक्टोज जो कि है बेटा लीवो रोटेटरी। अब जो ग्लूकोज है वो +52.5 डिग्री रोटेट करता है लाइट को क्लॉकवाइज, और जो फ्रक्टोज है वो -92.4 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है लाइट को। तो चूंकि रिजल्टिंग सॉल्यूशन अगर आप देखो तो ज्यादा लीवो नहीं है, ज्यादा नेगेटिव में है ना। तो बेटा ये कारण है कि डेक्स्ट्रो से वो एकदम लीवो हो गया, इसलिए सुक्रोज को बोलते हैं हम लोग इनवर्ट शुगर। ये यहां लिखा हुआ बेटा, क्या बोलते हैं उसको? इनवर्ट शुगर। और इस तरीके से ग्लूकोज जुड़ता है फ्रक्टोज से विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पे आपका सुक्रोज खत्म होता है। मैं सुक्रोज के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा बेटा। अगर आपको आता है कि भैया बताओ सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है ये नॉन रिड्यूसिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक बनता है बेटा सुक्रोज आपका एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है। फिर आता है बेटा आपका माल्टोज। माल्टोज आपकी रिड्यूसिंग शुगर है। माल्टोज बनता है दो अल्फा डी ग्लूकोज से, कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है। इतना याद रखना है बेटा। आगे बात करें लैक्टोज। लैक्टोज बनता है बेटा बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज के बीच में। ठीक है। यहाँ पर भी कार्बन 1 कार्बन 4 के बीच में बॉन्डिंग होती है, इसको मिल्क शुगर बोलते हैं, और ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर है। अब आता है बेटा डाइसैकेराइड के बाद में आपका पॉलीसैकेराइड। ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड हम जानते हैं बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है। मेनली ग्लूकोज यूनिट्स वाले ये पॉलीसैकेराइड हमारे सिलेबस में है। तो बेटा स्टार्च। स्टार्च मैंने आपको बताया था बेटा दो फॉर्म में पाया जाता है स्टार्च, एक अमाइलोज और दूसरा अमाइलोपेक्टिन। यहाँ ध्यान दो, स्टार्च एक मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है प्लांट के लिए, और दो कंपोनेंट पाया जाता है बेटा अमाइलोज में और अमाइलोपेक्टिन में। अमाइलोज जो है बेटा वो वाटर सोल्यूबल है, अमाइलोपेक्टिन जो है बेटा वो वाटर इनसोल्यूबल है। अगर आप देखो तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये वाटर इनसोल्यूबल है, ये वाला पार्ट लिखा हुआ है इधर देखो, ये लाइन पढ़ोगे आप, एक यहां से पढ़ो और एक यहां से पढ़ो। तो अमाइलोज इज वाटर soluble, अमाइलोपेक्टिन इज वाटर insoluble। अमाइलोज जो है बेटा 15 to 20% ऑफ द स्टार्च इज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आपका क्या? अमाइलोज के फॉर्म में पाया जाता है। 15 to 20% स्टार्च इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अमाइलोज, एंड रेस्ट 80 to 85% ऑफ द स्टार्च इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज है बेटा वो आपका स्ट्रेट चेन पॉलीमर है। देखो ये ग्लूकोज को लगातार जोड़ते जाओ, अल्फा डी ग्लूकोज को कार्बन 1 कार्बन 4 के बीच में लिंकेज होते जाएगी, बनेगा अमाइलोज। और अगर हम अमाइलोपेक्टिन की बात करेंगे तो वो स्ट्रेट चेन तो है, साथ में बेटा उसकी ब्रांचिंग है और नीचे से भी जुड़ा हुआ है। तो स्ट्रेट चेन में जुड़ेगा वो कार्बन 1 कार्बन 4, लेकिन ब्रांचिंग में जुड़ेगा वो कार्बन 1 और कार्बन 6। ठीक है। यहां ध्यान दो आप, कार्बन 1 कार्बन 6 के बीच में जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब आता है बेटा सेलुलोज। सेलुलोज भी आपका बेटा, सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस है प्लांट किंगडम के लिए, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। सेलुलोज बेटा एक्सक्लूसिवली बेटा पाया जाता है किसमें? प्लांट्स के अंदर ही देखा जाता है ये। प्रीडोमिनेंटली ये उनके मतलब मेनली प्लांट की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है ये। ठीक है। और सेलुलोज एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर है किसके लिए? बीटा डी ग्लूकोज का। अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर बेटा अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर हैं वो। स्टार्च किसका था? अल्फा डी ग्लूकोज।
लेकिन अगर आप सेलुलोज देखोगे तो सेलुलोज किसका है बेटा? बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो बीटा डी ग्लूकोज का अगर पॉलीमर हो जाए तो बन जाएगा सेलुलोज, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर हो जाए तो बन जाएगा स्टार्च। फिर आता है बेटा ग्लाइकोजन, जिसको मैंने बताया था एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एनिमल स्टार्च? क्योंकि बेटा ये हमारी एनिमल स्टार्च इसे बोलते हैं बेटा क्योंकि ये अमाइलोपेक्टिन, इसका स्ट्रक्चर और अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बहुत हद तक सिमिलर होता है, पर ये उससे कैसे डिफर करता है? वहां पर जो ब्रांचिंग हो रही थी, यहां पर और एक्सटेंसिव ब्रांचिंग देखने को मिलती है। अब आगे बात करूं बेटा, तो जब हमारी बॉडी में एनर्जी कम होती है, ग्लूकोज कम होता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है? इसी ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़कर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। यीस्ट और फंगस में भी ये पाया जाएगा बच्चों। लीवर, मसल और ब्रेन में पाया जाता है, मेनली लीवर, मसल्स और ब्रेन में पाया जाता है। जब हम एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है ग्लाइकोजन में, और मसल्स वसल्स में जाकर सारी जगह स्टोर करना ये शुरू कर देगी। ठीक है, तो ग्लाइकोजन हमारा यहाँ पे खत्म होता है बेटा। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर एक टर्म दी हुई है वाइड्स। ठीक है, तो ये वाइड्स नहीं है, ये वेद हैं, आयुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये हमारे जो वेद थे। तो बेटा वेदों पुराणों के जमाने से कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस हम ह्यूमंस तो समझते हैं भाई, जो कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आप देखो, आप अभी पढ़ रहे हो, बुक है एनसीईआरटी आपके हाथ में, तो बेटा कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। ऑब्वियसली आप अपनी स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे होगे, जो वुड की बनी होगी टेबल, तो वुड की बनी ही होगी। अगर आप सोफे पर बैठे हो, वहां पर भी वुड यूज हुआ है बेटा। तो हमारे घर को सजाने में भी वुड यूज होता है। ठीक है, मतलब फर्निशिंग भी उसी से आ जाएगा, फर्नीचर, हमारी किताबें भी उसी से आ जाएंगी, कार्बोहाइड्रेट से। खाने का तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ही है बेटा। फिर कई लोग लकड़ी का ही घर बनाकर रहते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसा साइक्लोन और इस टाइप का रहता है, अर्थक्वेक टाइप के प्रोन एरियाज जो रहते हैं, वहां पर बेटा वुड का घर बनाया जाता है। ठीक है, तो यही सब उसकी क्या है बेटा, इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ हमारा खत्म हो जाता है आपका पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा प्रोटीन्स। तो आई होप आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट तो अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब बेटा अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, तो प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है पूरे लिविंग सिस्टम में। प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम। बेटा प्रोटीन मेनली पाया जाता है किसमें? मिल्क में, चीज में, पल्सेस में, पीनट में, फिश में, मीट में और बाकी जगह। ठीक है, अब अगर हम बात करें, तो बेटा प्रोटीन बेसिकली एक पॉलीमर बोल सकते हैं किसका? अल्फा अमाइनो एसिड्स का। अल्फा अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर है कौन? प्रोटीन। मतलब अमाइनो एसिड्स मिल मिल के बनाते हैं बेटा। देखो समझो, अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं किस बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से। और जब ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड से अमाइनो एसिड जुड़ जाएंगे, तो वो बनाएंगे क्या बेटा? वो बनाएंगे पॉलीपेप्टाइड। और यही पॉलीपेप्टाइड की चेन्स अपने आप को जब फोल्ड कर लेंगी, तो बना लेंगी क्या? प्रोटीन्स। तो अगर आपसे कोई बोले, मैं एक बार फिर से जल्दी समझा देता हूं, अल्फा अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है आपका प्रोटीन। तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स, या हम बोल सकते हैं अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, अमाइनो एसिड जुड़ता है आपस में बेटा पेप्टाइड बॉन्ड से। हमारे कार्बोहाइड्रेट जुड़ रहे थे आपस में बेटा किस बॉन्ड से? ग्लाइकोसिडिक। प्रोटीन जुड़ता है आपस में किस बॉन्ड से बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड से। ये पेप्टाइड बॉन्ड बहुत सारे पेप्टाइड बनाकर बनाएंगे बेटा पॉलीपेप्टाइड। ये पॉलीपेप्टाइड अपने आप को फोल्डिंग करके बना लेगा प्रोटीन। ठीक है, अब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा, स्ट्रक्चर हमारे पढ़ लेते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो बेटा आर, सी, एच, सी ओ ओ एच और NH2। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, तो बेटा सारे अमाइनो एसिड में इतना पार्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो सब डिफर किस में करते हैं?
इस एल्काइल ग्रुप में ही डिफर करते हैं। ठीक है, ये अल्फा अमाइनो एसिड है आपका। ठीक है, आर साइड चेन है इसकी। अब अगर हम बात करें, एक और चीज ध्यान दो बेटा, इसके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना, जो एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इसके पास में NH2 ग्रुप है, जो बेसिसिटी के लिए रहेगा। तो अमाइनो एसिड्स आर बेसिकली एम्फोटेरिक इन नेचर। क्या होते हैं वो? एम्फोटेरिक इन नेचर। और बेटा अगर आप इस वाले कार्बन को ध्यान दोगे, तो इस कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। और ऐसे कार्बन जिन पर 4 अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? कायरल कार्बन। और जितने कायरल कंपाउंड्स होते हैं वो सब क्या बनाते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। और जिनको आपस में क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर्स। तो यहां ऑप्टिकली एक्टिविटी भी आ जाएगी, कायरलिटी भी आ जाएगी, और ये हो गया उसका बेसिक सा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऑल अमाइनो एसिड्स आर, मतलब दे आर हैविंग कायरल कार्बन इन इट एंड दे आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट वन, और वो है बेटा ग्लाइसीन। क्योंकि ग्लाइसीन में इस आर की जगह होता है हाइड्रोजन एटम। ये है ग्लाइसीन का स्ट्रक्चर, और ग्लाइसीन होता है एक आयरन। तो ग्लाइसीन को अगर मैं छोड़ दूं, उसके अलावा बेटा जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं आपके? वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ध्यान दिया जाए तो मेरे अमाइनो एसिड्स जो हैं, मेरे क्या मतलब, हम लोग जो खाते हैं प्रोटीन्स, उनमें जो अमाइनो एसिड्स हैं बेटा, वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। एक को बोला गया है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, एक को बोला गया है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और एक को बोला गया है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं वो समझाता हूं मैं, ध्यान दो। नाम से है बेटा, एसेंशियल मतलब जरूरी है। एक्चुअली होता क्या है, जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनको हमारी बॉडी बना लेती है। ठीक है, और बाकी कुछ ऐसे होते हैं अमाइनो एसिड जिनको हमारी बॉडी नहीं बना पाती। अब सीधी सी बात है बेटा, जिनको हमारी बॉडी नहीं बना पा रही है उनको हमें डेली खाना जरूरी है। अगर नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी डिजीजेस होना शुरू हो जाएगी हमें। ठीक है, तो चलो ध्यान दो। देखो, टोटल अगर देखा जाए तो अराउंड बेटा 150 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं हमारे नेचर में। अराउंड 150 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं नेचर में। इनमें से 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं, इनमें से जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं बेटा, वो आपके प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं ह्यूमन में। ह्यूमन के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में काम आने वाले हैं 20 अमाइनो एसिड्स। और वो जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं वो भी बेटा 2 टाइप में डिवाइडेड होते हैं। 10 हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड को डबल ए लिख देता हूं, और 10 हैं बेटा आपके नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल को खाना जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर पाती। नॉन एसेंशियल को खाना नहीं जरूरी है, क्यों? क्योंकि बॉडी सिंथेसाइज कर पा रही है। अब मैं आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड बता देता हूं, क्योंकि बेटा कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, अमंग्स द फॉलोइंग विच आर एसेंशियल एसिड, या अमंग्स द फॉलोइंग विच इज नॉट अ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, इस टाइप से। तो ध्यान दीजिए, थ्रियोनीन, लाइसीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन, मैथ्योनीन, वैलीन, फिनाइलएलेनीन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन। बेटा इसको याद करने का एक तरीका है, और वो है ठंडी ठंडी लस्सी इज लेस ड्राई
मीठी वाली फैनी हिज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो जहां जहां आप लोगों को याद करने वाला है, अपने पास में निमोनिक्स है जिसकी हेल्प से अपने पर दिमाग में ये तो रहेगा कि हाँ भाई ठंडी लस्सी इज लेस, ट्राई मीठी वाली फैनी, हिज आर्ग्यूमेंट, मतलब ये सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, नॉन एसेंशियल के एग्जांपल भी आपको याद होने चाहिए बेटा। नॉन एसेंशियल कुछ एग्जांपल बताता हूँ। ग्लाइसिन तो एक हो ही गया, ग्लाइसिन ले लो, एलेनिन ले लो, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड ले लो, ग्लूटामिक एसिड ले लो, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं। दो तीन याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अब बेटा चूंकि किसी ना किसी पीएच पर हर अमाइनो एसिड क्या करता है, उसका जो एसिड ग्रुप है वो अपना प्रोटॉन रिलीज कर देता है और जाकर लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है वो NH2 के, नाइट्रोजन एटम के। तो बेटा नाइट्रोजन एटम हो जाता है पॉजिटिव और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा नेगेटिव। तो ऐसे ग्रुप जिन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं उनको बोलते हैं बेटा हम लोग ज्विटर आयंस। क्या बोलते हैं? ज्विटर आयंस। और यही एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करने में हेल्प करता है। अब ये मैं पढ़ा चुका हूँ, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर अमीनो एसिड्स आर हैविंग एसिमेट्रिक एंड दे कैन एग्जिस्ट इन डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। अब बेटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ लेते हैं कि आखिर किस तरीके से आपके दो अमीनो एसिड्स जुड़ेंगे। तो ये हमारा ग्लाइसिन है और ये हमारा बेटा एलेनिन है। तो होगा क्या, NH2 का एक H ले लो और COOH ले लो, इस तरीके से COOH का OH, तो ये H2O बाहर हो जाएगा और CONH बॉन्ड से जुड़ जाएगा। सर यहाँ तो H निकाल दिया था बेटा, ये 2 थे, एक H निकाला है, एक बचा हुआ था। ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं बेटा क्या, पेप्टाइड लिंकेज। और बच्चों ग्लाइसिन एलेनिन का एग्जैक्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। 2025 का सैंपल क्वेश्चन पेपर जो CBSE ने निकाला है बोर्ड ने, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो दो पेप्टाइड मतलब एक पेप्टाइड हो गया, तो इसको आपका डाइपेप्टाइड इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ट्राइपेप्टाइड जब तीन अमाइनो एसिड्स आकर जुड़ जाएंगे तो ट्राइपेप्टाइड बोल देंगे। ठीक है, अब होता क्या है बेटा कि प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। उनका मॉलिक्यूलर शेप क्या है, हमने दो टाइप में डिवाइड करा है उनको बेटा। एक है बेटा फाइब्रस प्रोटीन और एक होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। मैं फाइब्रस और ग्लोबुलर के बारे में समझा दे रहा हूं आप लोगों को। फाइब्रस और ग्लोबुलर क्या होते हैं, बेसिकली ये आपके टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रहेंगे। होता क्या है दोनों में, जो हमारे बाहर दिख रहा है आपको, हमारे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हम बने हुए बेटा प्रोटीन से, हर जगह प्रोटीन है। आंखों में बोलो तो रोडोप्सिन प्रोटीन ले लेना, मसल्स में बोल दो, हमारी स्किन बोल दो, एक्टिन, मायोसिन, फाइब्रिन, कोलेजन, ये सारे आपके प्रोटीन्स ही हैं, केराटिन। ठीक है, चलो खैर। तो बेटा फाइब्रस बाहर वाला प्रोटीन, ग्लोबुलर हमारे अंदर जो प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हो गए, कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, हमारी इम्यूनिटी हो गई, इम्यूनोग्लोबुलिन हो गए, हमारा हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन पार्ट जो है वो आपका प्रोटीन है। ठीक है, तो ये सारे तमाम, इंसुलिन जो हो गया वो हमारा एक प्रोटीन है। तो ये सारे तमाम आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। अब बेटा फाइब्रस और ग्लोबुलर के बीच में डिफरेंस और ध्यान दें अगर हम, तो हमारी स्किन जो है वो पूरी यूनिफॉर्मली एक जैसी स्किन है। ठीक है, तो बात ये है कि जो फाइब्रस प्रोटीन है वो बने हैं रिपीटेटिव अमाइनो एसिड से। ठीक है, वहीं आपके जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उसका कॉन्ट्राडिक्टरी, वो बना होगा इररेगुलर प्रोटीन से। फिर अगर हम आगे देखें बेटा, तो फाइब्रस प्रोटीन आपका वाटर इनसॉल्युबल है, तभी हम जब नहाते हैं तो हम डिजोल्व होकर नाली से बाहर नहीं निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपका ब्लड हो गया वो सब सॉल्युबल है बेटा किसमें, वाटर में। फिर अगर हम आगे देखें तो आपके फाइब्रस प्रोटीन को ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है टेम्परेचर से, पीएच से, मतलब ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन आर हाईली सेंसिटिव इन नेचर बेटा। ठीक है, हम लोग अगर बाहर धूप में खेलने जाएंगे तो एकदम से गोरे हैं तो काले नहीं हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ हम बीमार पड़ सकते हैं, लू लग जाती है हमको। तो ये है आपका ग्लोबुलर फाइब्रस के बारे में। अब अगर हम बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसे है बेटा।
होता क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कब बनेगा, जब अमाइनो एसिड्स बैक टू बैक जुड़ जाए और एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बना ले, तो बन जाएगा आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, भैया सीधी सी बात है, लंबी सी पॉलीपेप्टाइड की चेन है। अब ये अपने आप को किस शेप में लेकर आती है, अगर ये अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में, कॉइल के फॉर्म में घूमती है, तो इसको हम बोल देते हैं बेटा अल्फा हेलिक्स, ठीक है, राइट हैंडेड टर्न के साथ में। वहीं अगर ये अपने आप को पूरा स्ट्रेच कर लेती है, इस तरह का कुछ जाल बना लेती है, शीट बना लेती है, तो उसको हम बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम आगे बात करें बेटा, तो जब यही प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट अपने आप को बहुत ज्यादा फोल्ड कर लें, तो ये बना लेंगे बेटा टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो ग्लोबुलर फाइब्रस हमने पढ़ लिए। और जब ऐसे दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में आकर जुड़ जाएं, तो बेटा वो बनेगा क्या, आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यहां अगर आप ध्यान दो तो ये रहा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अपने आप को उसने ढाल लिया बेटा अल्फा हेलिक्स फॉर्म में, सेकेंडरी और फोल्डिंग हो गई उसकी, तो टर्शरी स्ट्रक्चर। और जब दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड यूनिट आपस में आके जुड़ जाएगा, तो बेटा वो बनाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब आता है टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कौन करेगा, तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सल्फाइड लिंकेजेस, ये सब टर्शरी स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। अगर आप चेंज ले आओगे अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में प्राइमरी स्ट्रक्चर में, तो पूरा का पूरा प्रोटीन ही नया बन जाएगा, अलग बन जाएगा, ठीक है। फिर आता है बेटा डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, तो बस वही क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को ओपन कर करके टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी में कन्वर्ट कर दो, उसको हम बोलते हैं बेटा डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है मिल्क का कर्ड बन जाना, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। अंडा हम उबालते हैं, उसका लिक्विड पार्ट पूरा गायब हो जाता है, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। फिर आता है बेटा आपका एंजाइम्स, तो एंजाइम्स आपके बेटा बेसिकली बायो कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। और एंजाइम किसी भी रिएक्शन को थोड़ा पेस अप कर लेते हैं, फास्ट कर लेते हैं। कैसे फास्ट करते हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी को वो कम करके, उनको नाम कैसे देते हैं, आखिरी में एज लगा दो, या कई बार नाम देते हैं उनका काम क्या होता है, जैसे अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ कर रहे हैं तो बोल देना ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स है, ठीक है। अब मैकेनिज्म बता दिया बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे। से फॉर एग्जांपल सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस के लिए चाहिए हमको, अगर एसिड से करवाएंगे तो 6.22 किलो जूल पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन अगर एंजाइम ले आए सुक्रेज तो 6.22 से उठा के केवल 2.15 किलो जूल पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी ही चाहिए। विटामिन, इनको पहले वाइटल अमीन्स बोला जाता था बेटा, लेकिन ये देखा गया होता क्या था, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड थे जिनमें NH2 ग्रुप होता था, और उनको रेगुलर खाना जरूरी है, नहीं तो हमको डेफिशिएंसी डिजीज हो जाया करती थी। लेकिन बाद में देखा गया नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जिनमें NH2 ग्रुप नहीं है पर फिर भी खाना जरूरी है, तो वाइटल अमीन से विटामिन नाम दे दिया गया। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड विटामिन, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनको स्मॉल अमाउंट में डेली डाइट में खाना जरूरी है, नहीं तो जैसे हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग होता रहे, ऑप्टिमम ग्रोथ हो रहा है बॉडी की, नहीं तो डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाएगी। विटामिन को क्लासिफाई करा गया बेटा दो पार्ट में। फैट सॉल्युबल विटामिन वो होते हैं कीड़ा, कीड़ा विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। और वाटर सॉल्युबल होते हैं बेटा BC, ठीक है। विटामिन बी, विटामिन सी को हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती है, कारण क्या है बेटा, ये वाटर सॉल्युबल है, तो यूरिन में ये पास आउट हो जाएंगे। ये पूरा टेबल आपको एज इट इज याद करना है, स्पेशली डेफिशिएंसी डिजीजेस, ठीक है। विटामिन ए से हो जाएगा जीरोफ्थेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 से बेरीबेरी, विटामिन B2 से आपका हो जाएगा चिलोसिस, विटामिन B6 से हो जाएगा कन्वर्जन, विटामिन B12 से हो जाएगा पर्निशियस एनीमिया, विटामिन C सेलर्स विटामिन है, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, उससे स्कर्वी हो जाएगी, विटामिन D से रिकेट्स, विटामिन E से आपकी RBC फ्रेजाइल हो जाएगी, टूट जाएंगी जल्दी, और विटामिन K डिलेड इन ब्लड क्लॉटिंग। न्यूक्लिक एसिड बचता है बेटा हमारा, जो हम आगे देखेंगे। और हॉर्मोन्स, तो ये हमारा बायोमोलिक्यूल था, आसान था, कुछ टफ था नहीं इसमें, है ना। अननेसेसरी बच्चे थोड़ा सा क्यूज करते हैं चैप्टर को लेकर, लेकिन खैर हमारा बायोमोलिक्यूल खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मैं ऐसी बहुत सारी क्लासेस लेकर आता रहूंगा जिससे NCERT को हम ऐसे निचोड़ के ना एक ग्लास में पी जाए, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय बच्चों।